अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथीरियम के बारे में। क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केटों को देखेंगे। मार्केट में लेवल क्या हैं, बीटीसी और इथीरियम के क्या एनालिसिस बन रहे हैं, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। 2 हफ्ते पहले मुझे याद है जब मैंने आपके साथ लेवल शेयर किए थे बीटीसी और इथीरियम के, यकीन माने आज भी उन्हीं लेवल को रिस्पेक्ट मिल रही है। बिटकॉइन का मैंने आपको बताया था कि तकरीबन कोई 1,02,400 के आसपास ज़बरदस्त टाइप की डिमांड जोन है, और डिमांड जोन पर ऑफ कोर्स बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं मार्केट में। और सप्लाई मैंने आपसे कहा था 1,10,800 और 11,500 के बीच में मार्केट में ज़बरदस्त टाइप की सप्लाई है। यकीन माने जो दोस्त अगर चार्ट्स को हल्का पुल्का जानते हैं तो आप जाकर ख़ुद भी देख सकते हैं, पिछले 2-2.5 हफ्तों से मार्केट इसी रेंज के बीच में ट्रेड हो रही है। और जो आपको लेवल इथीरियम के बताए थे, मेरे ख्याल में नीचे 2440 का और ऊपर कोई 2750 से लेकर 80 का लेवल बताया था, वहाँ पर भी सेम लेवल आपके ट्रिगर हुए हैं, मल्टीपल ट्रेड्स हुए हैं। हमारे जो पर्सनल क्लाइंट्स हैं वो भी इन लेवल्स को ट्रेड कर रहे हैं, और यकीन माने बड़ा ज़बरदस्त टाइप का मार्केटों से पैसा निकल रहा है। अब इसके बीच में ईरान और इसराइल की वॉर भी हुई, इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी आ गए, लेकिन लेवल्स वहीं के वहीं पर ही खड़े हुए थे। अब काफ़ी सारे दोस्त हमेशा मुझसे पूछते हैं कि असद भाई आपकी नई अपडेट नहीं आई। भाई हमेशा ही मैं आपसे कहता हूं कि अपडेट नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि पुराने जो लेवल बताए थे वो आपके अभी तक एक्टिव हैं। आप खुद भी जाकर चार्ट्स पर देख सकते हैं किस तरह उनको रिस्पेक्ट मिल रही है मार्केट में। अच्छा दोस्तों, काफ़ी सारे जो हमारे डिस्कॉर्ड पर दोस्त हैं या पर्सनल क्लाइंट्स हैं, वो पाकिस्तान में बिटकॉइन की माइनिंग को लेकर बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि असद भाई इसके बारे में भी थोड़ा बताएं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को जब वो देखते हैं तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। इट मीन्स के जो सही चीज़ बतानी चाहिए वो नहीं बताया जा रहा, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे मैं आपको पूरा एक फाइनेंशियल मॉडल समझा दूंगा, हो सकता है इसमें आपके कोई ऐसे दोस्त हों जो इन चीज़ों को आगे भी फॉरवर्ड कर सकें। तो बिटकॉइन माइनिंग की अगर बात होती है तो उसमें कहानी यहीं पर आ जाती है कि भाई देर आए दुरुस्त आए। अब बीटीसी की प्राइस आप देखें 1,10,000 1,11,000 के मार्केट्स में हाई लग चुके हैं। अभी जाकर हमें एहसास हो रहा है कि यार हमें भी पाकिस्तान को भी बीटीसी माइनिंग करनी चाहिए। देखें काफ़ी लेट हो चुके हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली मिसाल बिल्कुल ठीक होती है। अब डिजिटल एसेट्स की तरफ जो है आपकी पूरी दुनिया ही जा रही है, कैशलेस सोसाइटीज़ की तरफ जा रही हैं। आप खुद भी देखें, जो आपके जेबों में बैंक कार्ड्स ही पड़े होते हैं, या आप पाकिस्तान में अगर रहते हैं तो मल्टीपल कोई ऐप्स आप यूज़ करते हैं जिसमें इजी पैसा और इस टाइप की काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो कैशलेस सोसाइटीज़ की तरफ हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, तो इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट का बड़ा आप ऐसा समझे कि ज़बरदस्त इकदाम है कि अगर वो बीटीसी की माइनिंग करते हैं तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान को। अब आप कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं, जियो उठा लें या कोई भी चैनल आप उठा लें, उसमें देखें जो भी आपके एंकर होते हैं या जर्नलिस्ट बैठे होते हैं, उनका तकरीबन दिन में कोई 500 खबरें वो लोग देते हैं, ठीक है। अब जब एक एंकर है या जर्नलिस्ट है, उसकी कोई भी एक्सपर्टी होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो हर फील्ड में एक्सपर्ट होगा। अब फाइनेंस का जो बंदा होगा वही आपको सही तरीके से बता सकता है। जो फ्लोर का बंदा होता है, जो मार्केटों को ट्रेड करता है, मार्केटों में एक बड़ा अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, उसको पता होता है कि किस तरह किस चीज़ को आपने एनालाइज करना है और उसके बारे में आपने बताना है। अब जब एक बंदा मेन स्ट्रीम पर बैठकर हज़ारों खबरें दे रहा है, उसकी रिसर्च क्या होगी? गूगल पर 4-5 लाइनें पैराग्राफ उसने पढ़ लिए और उसके बाद अपना एक जो भी उसके दिमाग में आया उसने कह दिया। अब इसका बुरा इम्पैक्ट भाई मार्केट में क्या पड़ता है? सेम मेन स्ट्रीम मीडिया आपके जो मुल्क को रन करते हैं वो भी देख रहे होते हैं, और काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, वो भी ये चीज़ें देख रहे होते हैं। अब उनके पास इस तरह की अगर एनालिसिस जाएंगी कि यार बीटीसी माइनिंग में या इस तरह क्रिप्टो मार्केट में कोई पैसा नहीं बनता, तो इसकी भाई ज़िंदा मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। उसमें आप यूरोप के बहुत सारे मुल्क हैं, अभी तो आप खुद खुलकर देख सकते हैं कि अमेरिका भी डिजिटल एसेट्स को किस तरह प्रोमोट कर रहा है। और आने वाला दौर, लेट सपोज अगर XRP रिप्लेस करता है आपके स्विफ्ट को, तो फिर तो आपकी क्रिप्टो मार्केट मज़ीद भी ज़बरदस्त तरीके से और भी फल फूल सकती है। तो बात यहीं पर आ जाती है कि सही बंदे से अगर आपको एनालिसिस मिल जाए कि बिटकॉइन माइनिंग का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। अब देखें, अगर आपको याद हो, हमारे पाकिस्तान में IPPs का आपने नाम सुना होगा। अब गर्मियों में तो काफ़ी सारी बिजली हमारे पास उसकी खपत है,
लेकिन सर्दियों में सुनने में आता है, आप जब भी टेलीविज़न देखें और भले आप जाकर थोड़ी रिसर्च भी कर लें खुद से, मैंने पर्सनली की है, उसमें मेरे पास जो नंबर आए हैं उसमें आ रहा है कि तकरीबन 1200 मेगावाट से लेकर 1800 या 2000 मेगावाट जो बिजली है जो हम लोग आईपीपी से ख़रीदते हैं, वो आप ऐसा समझें कि ज़ाया हो जाती है। अब जब उसका इस्तेमाल नहीं होता किसी चीज़ का, तो उसमें आप हल्की पुल्की, लेट सपोज मेरे ख्याल में कोई 200 अरब के आसपास गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्टमेंट करेगी या 2000 अरब, इसका कोई नंबर है। अगर इतनी इन्वेस्टमेंट करती है तो यकीन माने माइनिंग से अगर जो बिजली आप वेस्ट कर रहे हैं वही अगर आप जाकर इसमें इम्प्लीमेंट कर लेते हैं हल्का पुल्का ख़र्चा करके, अगर आप साल के, यार एक मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि आप 50 BTC भी माइन कर लेते हैं, तो एक चीज़ जो आपसे वैसे ही वेस्ट हो रही है, उसी पैसों में आपके पास अगर 50 BTC गवर्नमेंट के पास आ जाते हैं या 100 आ जाते हैं, तो इसमें बुराई क्या है भाई? ठीक है, तो प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए। अगर फिर देखें आपने एक डिज़ाइन कर दिया है, आपके पास जो भी माइनिंग मशीन्स हैं या जितनी आपकी बिजली खपत है वो लग जाती है, उसके बाद अगर आपको लगता है कि यार प्रॉफिट रेशो ज़्यादा है, प्राइस एस्केलेशन मार्केटों में हो रही है, तो फिर आप जेब से भी उस पर बिजली खर्च कर सकते हैं और मज़ीद पूरा साल भी इस डिज़ाइन को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और मज़ीद क्रिप्टो मार्केट में से आप गवर्नमेंट लेवल पर भी पैसे बना सकते हैं। अब देखें गवर्नमेंट लेवल पर पैसे किस तरह बनते हैं। भाई गवर्नमेंट जो होती हैं उनके लिए पैसा बनाना बहुत आसान होता है। अगर आपको पूरे कंट्री में इम्प्लीमेंट नहीं करना तो आप किसी एक स्टेट में कर लें। हमारे पास तकरीबन 4 स्टेट्स हैं, उसमें किसी एक स्टेट को आप चुनें, उसमें ये मॉडल इम्प्लीमेंट करें। उसमें सिर्फ माइनिंग आपका नहीं आएगा। देखें हमेशा कुछ आप स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको शुरू में तनकीद का भी सामना करना पड़ता है। अगर आप मेगा लेवल पर नहीं करना चाहते भाई, तो छोटा मोटा स्टेट चुनकर आप उसमें ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। मैं आपके सामने गवर्नमेंट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा ना कि किस हिसाब से पैसा बना सकती है फाइनेंशियल मार्केट में से, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अब हम लोग यहाँ पर दुबई में तकरीबन कोई 15 से 16 साल हो चुके हैं, यहीं पर ही रह रहे। मैं आपको इसी की मिसाल इसलिए दूंगा कि जहाँ पर आप होते हैं, जिन चीज़ों को आप पर्सनली एक्सपीरियंस करते हैं, वो चीज़ें या वो डिज़ाइन आप दूसरों को बता सकते हैं। अब हम अगर इतने कैपेबल नहीं हैं कि पूरा एक अपना सिस्टम ला सकें मार्केट में, या अपने एक्सचेंजेस या आगे पीछे जिस तरह पूरी दुनिया में इट मीन्स के प्रोग्रेस हो रही है डिजिटल एसेट्स को लेकर या फॉरेन एक्सचेंज, काफ़ी सारे एक्सचेंजेस, इनमें बड़ा मैसिव प्रॉफिट होता है। तो हम लोग किसी चीज़ को कॉपी तो कर सकते हैं। अब आप चाइना की मिसाल देख लें, वो अगर किसी चीज़ का आइडिया नहीं आ रहा तो आगे पीछे से मैं आपको एआई का ही बता देता हूँ। चैट जीपीटी को आगे पीछे जितने भी अमेरिकन या यूरोपियन एआई थे, उनमें से उसको आइडिया आया, और अभी आप खुद भी देख सकते हैं कि डीप सीक जो है उतना ही कैपेबल है जितना आपका चैट जीपीटी या इस टाइप के एआई जो भी आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो दुबई का मॉडल मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये बातें देखिए बड़ी ज़रूरी होती हैं। अगर गवर्नमेंट्स अच्छे स्टेप्स लेती हैं तो अपने आवाम को भी रिलीफ दे सकती हैं। अब अगर आप पिछले साल 2 साल पहले चले जाएं तो हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज का टर्नओवर था, या क्रिप्टो मार्केट में या कोई भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो लोग, आम आवाम जो पॉपुलेशन आपकी ट्रेड कर रही है, वो है तकरीबन मेरे ख्याल में 6 से 8 बिलियन डॉलर बनते हैं सालाना। अब इतना बड़ा पैसा आवाम तो ट्रेड कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट को उसमें से भाई कुछ भी नहीं मिल रहा। क्यों? कि हमारे पाकिस्तान में और इंडिया में ये सारी चीज़ें इलीगल हैं। अभी आते हैं हम लोग दुबई के मॉडल पर कि किस तरह गवर्नमेंट्स इसमें से पैसा बना सकती हैं और आवाम को भी इसमें ज़बरदस्त टाइप की रिलीफ भी दे सकती हैं। अब देखें यहाँ पर यूएई में तकरीबन कोई 3-4 टाइप के जो हैं आपके टियर्स हैं कि यार इस टियर का भी एक्सचेंज हम लोग देते हैं मार्केट में, उससे नीचे का, उससे नीचे का और उससे नीचे का। टॉप में हमारे पास आ जाता है आपके सेंट्रल बैंक और एस्का। पहले यहाँ से रेगुलेटरी अथॉरिटी है, यहाँ लोग ये जो एक्सचेंजेस, बड़े एक्सचेंजेस होते हैं, इनके लाइसेंसेस इशू करते हैं और बड़ी हेफ्टी, आप ऐसा समझें कि उसमें जो सिक्योरिटी फंड्स होते हैं वो आपकी कंपनी से लिए जाते हैं। अब जो सेंट्रल बैंक है वो शिफ्ट हो चुका है एस्का पर, एमिरेट्स सिक्योरिटीज़ एंड कमोडिटीज़ अथॉरिटी। अब वो सारा सेंट्रल बैंक और आगे पीछे जो भी फाइनेंशियल चीज़ें हैं उनको मेरे ख्याल में वो डील करते हैं। रिसेंटली अब आगे जाकर आप देखते रहें कि पैसा किस तरह बनता है भाई। फाइनेंशियल मार्केट जो है, या आप ऐसा समझें कि इसमें जो पैसा बनता है ना, आपकी किसी और चीज़ में नहीं बन सकता अगर गवर्नमेंट इसको सीरियस ले।
अब टॉप टियर के तो मैंने आपको बता दिया कि एस्का और सेंट्रल बैंक के लाइसेंस हैं। उसके नीचे जब आप आते हैं तो फिर हमारे पास DGCX का आ जाता है, दुबई गोल्ड एंड कमोडिटी। जिसको कमोडिटी का लाइसेंस लेना है भाई वो वहाँ से ले सकता है। उसकी फ़ीस मेरे ख्याल में कोई $50,000 की होती है, ठीक है। अब लेट सपोज गवर्नमेंट ने 1000 लाइसेंस इशू कर दिए। यार दुबई जैसी छोटी जगह में मेरे ख्याल में कोई 500-600 लाइसेंस इशू हुए हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया कितने बड़े मुल्क हैं भाई। अब इतने सारे लाइसेंस जब आप इशू करेंगे तो खुद सोचें गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आ सकता है। उसके बाद जो टॉप टियर था हमारे पास, सेंट्रल बैंक से अगर कोई बड़ा मैसिव रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके तकरीबन कुछ साल पहले मैंने चेक किया था 25 मिलियन दरम के आसपास, 25 से 35 मिलियन दरम के आसपास सिक्योरिटी जो आपके होती है ना, बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो लोगों के लिए रखता है। वो आपकी जो कंपनी होती है उसके पैसे होते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट के पास होते हैं, तो वो भी आपके फंड में ऐड हो जाते हैं। अब हम इतने सारे पैसे तो नहीं रख सकते, लेकिन उसके हिसाब से जितना बड़ा लाइसेंस गवर्नमेंट इशू कर रही है तो उसी हिसाब से वो पैसे रखे, तो फ्री फंड में आपके पास पैसे भी आ रहे हैं। PK USD भी आप अपना लॉन्च कर सकते हैं। अब आगे जाकर देखें डिज़ाइन जाता तकरीबन कहाँ पर है। उसके बाद भाई इनकी सालाना फीसें भी होती हैं, और अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए कंपनीज में तो उनके ऊपर फाइन्स भी लगते हैं। अभी रिसेंटली मेरे ख्याल में कल के दिन सेंट्रल बैंक ने मेरे ख्याल में कोई सुंदस कैपिटल पर 10 मिलियन दरम का फाइन दे दिया। वो पैसे कहाँ जाएंगे? वो भी आपकी गवर्नमेंट में जाएंगे। अब जो बंदा कारोबार करता है ना फाइनेंशियल मार्केट में, लेट सपोज अगर कोई बड़ा एक्सचेंज है, वो महीने के मिलियंस ऑफ डॉलर बनाता है, उसके लिए 10 मिलियन या 5 मिलियन दरम का फाइन देना या सालाना उसकी जो फीस है 2-3 लाख दरहम वो देना, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। इन चीज़ों को आप समझें। उसके नीचे जब फिर आते हैं वो आपके DIFC, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के, और ये आपके छोटे मोटे लाइसेंस इशू होते हैं। उसमें आप हल्की पुल्की चीज़ों को ट्रेड कर सकते हैं, कोई ज़्यादा, इट मीन्स के आगे पीछे अगर आप थोड़े और लाइसेंस उठा लें तो FX और कमोडिटी आगे पीछे ये चीज़ें आप ट्रेड कर सकते हैं। DIFC से आपके क्रिप्टो एक्सचेंजेस, बायबिट जैसा बड़ा एक्सचेंज, अब आप खुद सोचें वो दुबई में लिस्टेड है, रजिस्टर्ड है वहाँ पर। वो उसने अभी तकरीबन एस्का के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, 6-8 महीनों में वो लाइसेंस भी उठा लेंगे, ठीक है। अब ये पूरा डिज़ाइन जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये तो गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है कि यार कितना पैसा बना सकते हैं। अब इसमें आवाम को क्या रिलीफ होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब गवर्नमेंट स्टेप्स लेती हैं तो उनका इम्पैक्ट आवाम पर ज़रूर आता है। अब ये जो छोटे मोटे एक्सचेंज हैं DIFC के आगे पीछे, क्रिप्टो का लाइसेंस अगर आप लेते हैं ना तो मेरे ख्याल में वो भी कोई 50-60 हज़ार डॉलर, अभी भाई महंगे हो गए होंगे। 2022 में मैंने पता किया था तो कोई $50,000 के आसपास वो इशू हो रहे थे DIFC से। और इसके अलावा जो छोटे मोटे आपके ऐसे भी हैं भाई, 25 से 35 हज़ार में भी जो है लाइसेंस इशू होते हैं। अब जब इतनी सारी कंपनियां मल्टीपल टियर्स में अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करती हैं, वो पैसा भी गवर्नमेंट के पास जाता है, उनके फाइन्स, अगर कोई स्कैम होता है आगे पीछे जो भी होता है वो भी जाते हैं, और सिक्योरिटी डिपॉजिट्स वो जो उन्होंने आपके सेंट्रल बैंक या आगे पीछे कहीं भी रखे हुए, वो सारा पैसा भी आपकी गवर्नमेंट के पास जाता है। अब दूसरा डिज़ाइन जो मैं प्रेफर करता हूँ कि यार ऐसा भी होना चाहिए, वो ये है कि अगर लेट सपोज हम लोग पाकिस्तान में किसी एक स्टेट में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं बिटकॉइन माइनिंग की, और उसके बाद एक एक्सचेंज अगर हम लोग बना लेते हैं जिस तरह, या अगर आप खुद नहीं भी बनाना चाहते, किसी प्राइवेट सेक्टर को आप दे दें, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, आरिफ हबीब जैसे पूरे मल्टी बिलियनियर बंदा है भाई, वो इस तरह के और भी काफ़ी सारे हैं, बड़े बड़े एक्सचेंजेस उसमें आ जाते हैं, वो भी उसको रन कर सकते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है कि लेट सपोज अगर कुछ ऊंच नीच हो, वो भी गवर्नमेंट के पास जा सकता है। अब जितने पैसे आप मार्केट में लगा रहे हैं उसका आप PK USD लॉन्च कर दें, जो हमारा एक स्टेबल कॉइन भी हो सकता है, बड़ी ज़बरदस्त, इट मीन्स कि एक मशवरा भी है। अब देखें इसका फ़ायदा कहाँ होगा। बाइनेंस में कल देख रहा था तो उसमें अगर आप P2P में जाते हैं तो ये ब्लॉक मर्चेंट जो होते हैं ना, इनके पास $2-2 मिलियन और पता नहीं $5-5 बिलियन के भी मर्चेंट बैठे हुए हैं मार्केट में। ये पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया में पता नहीं कितने मल्टी मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बैठे हुए होंगे। तो भाई पैसा जो है ना ये आपका रोटेट हो रहा है। अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा रेगुलेट करते हैं और आवाम के लिए इसको खोलते हैं, अभी भी देखें अगर डॉलर की हम बात करें तो वो मेरे ख्याल में कोई 282 के आसपास का चल रहा है। लेकिन अगर आपको अगर USDT चाहिए, स्टेबल कॉइन आपको चाहिए कि यार USDT के अगेंस्ट कौन सी चीज़ पैक है, अगर मैं वो लेता हूँ
तो आप बाइंग करेंगे 288 के आसपास या 291, 290, इट मीन्स के 7-8 रुपये का फ़र्क होता है भाई। अगर जब आपके खुद के एक्सचेंज होंगे उन पे आप 3 रुपये का भी फ़र्क रखें तो वो 3 रुपये भी जो आप छोटे मोटे टैक्सेस लेते हैं आवाम से, तो यकीन माने वो 3 रुपये आपको $1 में मिल रहा है और वो सीधे सीधे गवर्नमेंट की जेब में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक तो गवर्नमेंट को भी रिलीफ मिलेगा, दूसरा पॉइंट जो है जहाँ पर आवाम 8-8, 10-10 रुपया एक्स्ट्रा $1 पे दे रही है भाई, वहाँ पर उनके भी 6-7 रुपये बच जाएंगे बड़ी आसानी से। कारोबार तो हो रहा है, चारों तरफ हो रहा है, इंडिया में भी दबा के हो रहा है भाई और पाकिस्तान में भी हो रहा है, और आप इसको रोक नहीं सकते। जब आप एक चीज़ को रोक नहीं सकते तो उसको रेगुलेट करें, उसमें से खुद भी पैसा बनाएं और आवाम को भी रिलीफ दें, तो एक बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी होगी। ये माइनिंग के बारे में था कि बिटकॉइन में माइनिंग क्या हम लोग कर सकते हैं या नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। और अगर एक जगह से हमारे पास पैसे वैसे ही फजूल में ज़ाया हो रहे हैं, हमारी बिजली ज़ाया हो रही है, अगर वो किसी चीज़ में लग जाती है तो इससे अच्छी बात क्या है। मल्टीपल डिज़ाइंस भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह आप फॉरेन एक्सचेंज को ट्रेड करने के अपने पास एक्सचेंजेस खोलें, इस तरह आप उसको इंटरलिंक कर सकते हैं, सेंट्रल बैंक के साथ कर सकते हैं। उनमें अथॉरिटीज़ भी, आप रेगुलेटरी अथॉरिटी भी देख सकते हैं कि जितना बड़ा एक्सचेंज है उसका इतना बड़ा सिक्योरिटी डिपॉजिट लगेगा। छोटे एक्सचेंजेस को भी अलाउ करें, तो यकीन माने बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और इसका जीता जागता जो है ना आपके पास सबूत बैठा हुआ है, यूएई आपके सामने है बिल्कुल। आप चाइना को देख लें, हांगकांग को देख लें, सिंगापुर को देख लें, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास या इंडिया के पास पैसा नहीं है, हमारी लोकल मार्केट से बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ट्रेड होती हैं, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा होती हैं। और अगर आप इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को देते हैं तो एक अवेयरनेस भी बढ़ती है, और जहाँ पर आपके इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पर काम हो रहा है वहाँ पर आपकी लोकल इंडस्ट्री पर भी ये सारा पैसा शिफ्ट होगा। अगर आवाम को पता चलेगा कि यार, अब देखें क्रिप्टो मार्केट का जो है तकरीबन आप ऐसा समझेंगे पॉपुलेशन बिल्कुल अलग है, जो हमारी पाकिस्तान के ASEAN 100 इंडेक्स को ट्रेड करती हैं उनसे बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये आपकी पॉपुलेशन बिल्कुल एक अलग सेक्टर बन चुका है, आपकी जो लोकल मार्केट है वो एक अलग सेक्टर बन चुका है। अगर इन चीज़ों को लोग समझ रहे हैं, आप उनको अगर अपॉर्चुनिटीज़ और भी देते हैं, तो यकीन माने हमारी लोकल मार्केट्स जो हैं वो अभी जितनी लिक्विड हैं उससे 100 टाइम्स ज़्यादा लिक्विड हो जाएंगी। और जो PKUSD का आपसे कहा है, इट मीन्स कि इसके अलावा मल्टीपल एक्सचेंजेस के जो आपके जो आप इशू करते हैं लाइसेंसिंग अथॉरिटी, उस पर चेक एंड बैलेंस रखना है। और वो कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, हमारे पास FBR भी बैठा हुआ है, नेब भी बैठा हुआ है। अगर किसी चीज़ को आप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं तो उसका डिज़ाइन फिर बड़ी आसानी से बन जाता है, और बड़े कैपेबल लोग उसके लिए हमारी कंट्रीज़ में ऑलरेडी मौजूद हैं। तो ये तो थी भाई बिटकॉइन माइनिंग के जो भी मेरे पास था वो मैंने आपको बता दिया कि इसके बारे में आप बिल्कुल टेंशन ना लें। अगर पाकिस्तान में इस तरीके के इकदाम लिए जा रहे हैं तो एक खुशाइन बात है। अभी दोस्तों हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट साइजेस के बारे में आते हैं। लास्ट वीक या उससे लास्ट वीक के जो लेवल दिए थे भाई वो अभी तक एक्टिव हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइजेस को देखें तो 3-13 का फ़र्क है। आज हम उस चीज़ों को नहीं डिस्कस करेंगे। लेवल्स में हमारे पास हल्की फुल्की सी चेंजेस आई है, कोई ख़ास चेंजेस उसमें भी नहीं आई है, और जो अपना रेंजेस मैंने आपको बताई थी उसी के बीच में ही मार्केटें ट्रेड हो रही हैं। काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे डिस्कॉर्ड पर मैसेज किए थे कि असद भाई पिछले 2 हफ्तों में बड़ा मज़ा दिया है, मार्केट ने अच्छे खासे पैसे बने, इथीरियम में भी और BTC में भी। उसमें शॉर्ट सेलिंग के भी ट्रेड ट्रिगर हुए थे और आपके लॉन्ग के ट्रेड भी ट्रिगर हुए थे। तो बढ़ते हैं दोस्तों, अभी हम अपने इकोनॉमिक कैलेंडर देखते हैं, उसके बाद चार्टिंग के सेक्शन को देखेंगे। आज हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे भाई अपना चार्टिंग सेक्शन से, क्योंकि हमारे पास इकोनॉमिक कैलेंडर पर कोई इतनी ख़ास न्यूज़ नहीं है। आज के दिन तो US का बैंक हॉलीडे है 19 जून को, और कल के दिन भी कोई इतना ख़ास आप ऐसा समझें कि मार्केट में कोई न्यूज़ रिपोर्ट नहीं हो रही। कॉन्ट्रैक्ट साइजेस के बारे में अगर आते हैं तो उसके बारे में मैंने आपको इंट्रो में कह दिया था कि वहाँ पर भी कोई ख़ास चेंजेस रिपोर्ट नहीं हुई हैं। हल्का फुल्का जो चेंज था वो मैं आपको बता देता हूँ ज़बानी, कि हमारे पास S&P के जो कॉन्ट्रैक्ट साइजेस हैं उसमें 1,40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है मार्केट में। अब काफ़ी सारे हमारे दोस्त हैं वो ये भी कहते हैं कि असद भाई आपकी वीडियो जो है ना कभी कभार बड़ी लंबी हो जाती है। भाई बड़ा ज़रूरी होता है, आजकल वैसे ही बहुत कम लोग हैं जो रेलेवेंट क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो शुक्र अदा कीजिए कि कोई तो है जो आपको बता रहा है।
अब हमारा अलमिया भाई ये है कि एक बंदा अगर आपने ऑफिस में रख दिया है ना, तो उसी से सब कुछ काम करवाना है, उससे झाड़ पूंछ भी करवानी है, चाय भी बनवानी है, और जितने भी काम हैं ऑफिस के वो करने हैं। इसी तरह हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, उनका भी सिमिलर हिसाब किताब भाई चल रहा है। अगर ये देखें, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको क्यों दे रहा हूँ मार्केट के बारे में, इसमें हमारा भी फ़ायदा है और गवर्नमेंट्स को भी अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम बंदा जो टेलीविज़न देख रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया देख रहा है, यूट्यूब पे आगे पीछे कहीं भी एक कमेंट तो पास कर सकता है कि यार ये इस तरह चीज़ नहीं है, इस तरह आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। अगर आपकी एक्सपर्टी है ही नहीं तो आप इस चीज़ पर बात क्यों कर रहे हैं। कोई रेलेवेंट बंदे को लाकर बिठाओ जो आपकी क्रिप्टो मार्केट को, फाइनेंशियल मार्केट्स को, जो भी मॉडल्स हैं वो पेश कर सकें, उनके बारे में सही आपको मालूमात दे सकें। अब मैं आपको अपनी मिसाल दे देता हूँ। हम फाइनेंशियल मार्केट के बंदे हैं। अगर मैं यहाँ पर बैठकर आपको मोबाइल के बारे में बताने लग जाऊँ, मुझे कुछ भी पता नहीं है भाई, सीधी सी बात है। अब मोबाइल तो 50,000 किस्मों के हैं, लेकिन मुझे तो अपने बारे, जो मेरे पास मोबाइल है मैं उसी के बारे में जानता हूँ। और कितने मार्केट में उनके बारे में मुझे क्या पता कि कौन सी टेक्नोलॉजी कहाँ से आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही, फ्यूचर में क्या होने वाला है, या जो एग्जिस्टिंग मोबाइल है उनमें से कौन सा अच्छा है। वो मेरी फील्ड नहीं है। अब अगर मेरी कोई फील्ड नहीं है तो उसके बारे में मुझे बात भी नहीं करनी चाहिए। जो भी आपका टॉपिक होता है, इस तरह ये जो आज आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, इसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आपके सामने कोई गलत बात कर रहा है, क्रिप्टो मार्केट को लेकर मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, या डिजिटल मार्केट्स को लेकर, या आपकी फाइनेंशियल ओवरऑल मार्केट्स को लेकर, माइनिंग को लेकर, तो उसकी आप पकड़ कर सकें। कम से कम एक कमेंट ही डाल दें भाई कि अगर आपको पता नहीं है तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चीज़ के बारे में बात ना करें। तो ये तो था भाई जो आपको इंट्रो में समझाने का मेरा मतलब था। कभी कभी भाई मूड में आते हैं, काफ़ी सारे दोस्त हैं हमारे, वो इस टाइप के सवाल पूछ लेते हैं। रेलेवेंट क्वेश्चंस मैंने आपसे कहा ना कि आजकल बहुत कम ही मार्केट में आते हैं। चलें अभी आते हैं अपने चार्टिंग की तरफ। स्टार्ट करते हैं हम लोग BTC के चार्ट से। करंट मार्केट प्राइस हमारे पास चल रही है 1,04,800 की। ट्रेंड्स हमारे पास अभी भी बुलिश हैं BTC के, और मैंने आपसे इंट्रो में भी कहा था कि कोई ख़ास चेंजेस मार्केट में रिपोर्ट नहीं हुई है हमारे पास। जो पहली डिमांड जोन हमारे पास रिपोर्ट हो रही है BTC की, वो सेम लेवल है जो पिछले 3 हफ्तों से मैं आपको दे रहा हूँ, और यकीन माने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उसकी फॉलोइंग हो रही है। उसके बावजूद भी कुछ ऐसे दोस्त हैं हमारे जो आगे पीछे पूछते रहते हैं कि अभी क्या लग रहा है, अभी क्या लग रहा है। यार एक ही ट्रेड में आपने पिछले 2-3 हफ्तों से, हमारे जो पर्सनल क्लाइंट्स हैं, कोई 15-20 ट्रेड लगा चुके हैं, ठीक है। सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट में, सिर्फ BTC की बात हो रही है। ये इथीरियम को आप हटा दें, वो कुल मिलाकर अगर आप लगाएंगे इस चीज़ को तो नंबर्स काफ़ी ऊपर तक चले जाते हैं। तो इतने सारे ट्रेड जब आप एक ही रेंज बाउंड मार्केट में लगा रहे हैं, अगर एक SL हिट होता है तो खुशी से लेकर भाई निकल जाना मार्केट में से, ठीक है। अभी भी हमारे पास सिमिलर रेंजेस हैं। जो पहली डिमांड जोन रिपोर्ट हो रही है 1,02,400 से लेकर 1,03,000 का एरिया, 600 पॉइंट का ये एरिया है पूरा। आप ऐसा समझें कि इसको थोड़ा सा और हम 1,000 पॉइंट ही कर लेते हैं। 1,02,000 से लेकर 3,000 का एरिया आप रखें। ये हमारे पास इस वीक की पहली डिमांड जोन है। और सेकंड डिमांड जोन का नंबर थोड़ा सा बदला है, 96 से वो ऊपर आ चुका है, 97K का नंबर आ रहा है, ठीक है। अगर सप्लाई की बात करते हैं, कोई चेंजेस रिपोर्ट नहीं हुई, सिमिलर लेवल है। और तकरीबन काफ़ी टाइम से मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तकरीबन 3-4 महीने ही अगर आप पकड़ लेते हैं तो उसमें भी हमारे पास सप्लाई सिमिलर ही है। 1,10,800 से लेकर 1,11,500, इसी लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है। अब जब तक रिस्पेक्ट मिल रही है, इसमें आप पोजीशनें लें, अपनी मल्टीपल पोजीशनें लें, छोटी सी पोजीशन लें, बड़े टारगेट रखें, पैसा बनेगा इंशाल्लाह, ठीक है। जगह जगह पूछने की ज़रूरत ही नहीं होगी, लेवल इतने स्ट्रॉन्ग है। आप खुद भी जाकर देख लें, अगर थोड़ी बहुत भी आपको चार्ट पैटर्न्स की समझ आती है, जाकर चार्ट खोलें, पिछले 6 महीने की वीडियो निकाल कर देख लें, सारे के सारे जो लेवल बताए थे सब के सभी ट्रिगर हुए हैं, ठीक है। सेकेंड डिमांड जोन हमारे पास रिपोर्ट हो रही है 1,15,800 की। अगर 1,11,500 के ऊपर आपकी मार्केट एक्सटेंड हो जाती है, वहाँ ट्रेड भी होती है, तो फिर हमारे पास 1,15,800 या 16,000 का जो नंबर है, ये हमारे पास इस वीक की सेकंड सप्लाई है BTC की। अभी हम बढ़ते हैं इथीरियम के चार्ट पर। अगर इथीरियम की बात करें तो करंट मार्केट प्राइस हमारे पास चल रही है अभी 2530 की। जो शॉर्ट टर्म के ट्रेंड्स हैं वो हमारे पास हल्के पुल्के बेरिश रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन जो मेजर ट्रेंड्स हैं मार्केट के वो अभी भी बड़े सॉलिड बुलिश हैं आपके इथीरियम के। और यकीन माने जो लेवल्स आपको पिछले 3-4 हफ्ते से मैं बता रहा हूँ इथीरियम के, ज़बरदस्त तरीके से भाई फॉलोइंग हो रही है। अभी भी आप देखें कि जो 2770 से जो नंबर मैंने आपको बताया था,
2850 मैक्सिमम मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर मार्केट का हो जाएगा, वहीं से ही आपकी मार्केट जो है नीचे आई है। और तकरीबन अभी आप देख लें कुछ 350-400 पॉइंट मार्केट आपकी नीचे है, और मेरे ख्याल में 2450-60 का लो भी रिपोर्ट हो चुका है मार्केट में। तो बड़े ज़बरदस्त लेवल थे। और हमेशा मैं आपसे एक और भी बात करता हूं, अगर आप इथीरियम में ट्रेड कर रहे हैं तो बिटकॉइन के जो मेजर लेवल आपको बताए ना मैंने, उनको फॉलो किया करें। अगर वहां पर कोई मैसिव ब्रेकआउट आता है तो फिर आप यहां पर स्टॉप लें, वरना ज़रूरत इतनी खास नहीं होती इसमें। इसका जो टोटल ट्रेंड होता है वो फॉलो होता है आपके बीटीसी से, क्योंकि बीटीसी आपकी मार्केट को डोमिनेट करता है। तो पहला लेवल जो हमारे पास इस वीक की पहली डिमांड जोन रिपोर्ट हो रही है वो है भाई 2440 का एरिया। 2440 और 2420 का आप पूरा ही एरिया लगा दें 20 पॉइंट में। मार्केट में ज़बरदस्त टाइप की डिमांड जोन है पहली वाली। सेकेंड डिमांड जोन फिर हमारे पास रिपोर्ट हो रही है 2170 की, बड़ा मैसिव लेवल है। इट मीन्स कि अगर यहाँ 2440 के नीचे आपकी मार्केट जाती है, उसके नीचे सस्टेन कर जाती है 12 घंटे या 16 घंटे, तो फिर आप 2170 तक मार्केट को टारगेट कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ कि पिछले तकरीबन कोई 3-4 हफ्ते हो गए मार्केट सिमिलर लेवल्स पर ट्रेड हो रही है। रेंज बाउंड मार्केट है। ऑफ कोर्स जब आपके इतने सारे ट्रेड लग जाते हैं मार्केट में तो ब्रेकआउट जो है वो फिर मार्केट में आ सकता है। इन केस अगर आपकी मार्केट 2440 के नीचे 12 घंटे ट्रेड हो गई या 8 घंटे भी, तो फिर आप छोटा मोटा अपना एसएल ले लें, या उसको रिवर्स ऑर्डर भी लगा सकते हैं। आप वहाँ से 2170 तक आप इसको टारगेट कर सकते हैं बासानी से। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बीटीसी की डिमांड को देखना है कि भाई वो ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो अपनी डिमांड को ब्रेक नहीं कर रहा तो फिर यहाँ शॉर्ट सेलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सप्लाई हमारे पास आ रही है 2830 से लेकर 2860 का एरिया। 30 पॉइंट है, एक्सटेंडेड जोन है मार्केट में। सेम जो लेवल आपको पहले बताए थे वही लेवल अभी भी मार्केट में एक्टिव है। और इन केस अगर 2860 के ऊपर मार्केट आपकी सस्टेन हो जाती है तो फिर आप मैक्सिमम मार्केट को 3145 के आसपास टारगेट कर सकते हैं। तो ये सारे लेवल थे। बीटीसी का भी कवर हो गया, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी कवर हो गई, और जो भी लेवल्स थे बीटीसी और इथीरियम के वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगले हफ्ते।